भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद से ज़्यादा कोई चर्चित आदमी 90 के दशक से अब तक नहीं हुआ। दिस वे दैट चारा घोटाला का मतलब लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव पशुपालन घोटाले के पर्याय नहीं है। जहां सामाजिक न्याय की बात होगी तो राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर सरीखे लोग के साथ लालू की छवि साथ दिखेगी। कई वाहनों का जो उपयोग हुआ है वो दो पहिया है और उस पे जो है गाय भैंसों को ढोया जा रहा है। तो ये कब आया सामने, ये खुलासा कब हुआ, एजी ऑफिस को कब ये पता चला? 78 से लेकर 90 तक में जो भी सीएम रहे, जो भी सचिव रहे, उनको भी इस दायरे में आना चाहिए और वो दायरे में थे भी। सीबीआई का क्यों विरोध कर रहे थे लालू? जब आपने यह सवाल पूछा, क्योंकि जो परसेप्शन क्रिएट हुआ, जो सेट हुआ समाज में, वो इसके कारण भी बना कि यह बोला जाने लगा कि भाई वो सीबीआई का विरोध ही क्यों कर रहे थे जब उनका कोई संलिप्तता नहीं थी। पशुपालन घोटाला नहीं हुआ होता या नहीं उजागर हुआ होता तो लालू प्रसाद देश के प्रधानमंत्री बन गए होते। क्या श्याम बिहारी सिन्हा को पहले से जगन्नाथ मिश्रा, आपको ऐसा लगा कभी कि वो इनको संरक्षण दे रहे हैं? उस जमाने में जो विधि विशेषज्ञ थे या जो चर्चाएं होती थी, लॉ पॉइंट देखते थे, वो बोलते थे कि किंग पिन का किसी का नाम ले लेते कि उसको मैंने कार्रवाई कर दी या उसके खिलाफ कर दी, या आप श्याम बिहारी सिन्हा के बारे में इतना आरोप है। लालू प्रसाद के मुंह से कभी भी श्याम बिहारी सिन्हा के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आपने नहीं सुना। वो कहते हैं कि लालू प्रसाद के जो एक बार साथ आ गए तो लालू प्रसाद के मन में उनकी दिलदार वाली छवि रहती है, न कि प्रतिशोध की भावना में कुछ हद तक चल जाने का। आज के देर में कई नेता मिलेंगे आपको। लालू प्रसाद यादव, यह नाम सुनते ही आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में क्या ख्याल आने लगता है? भारतीय राजनीति का शोमैन, पशुपालन भ्रष्टाचार, या फिर बिहार का वो देसी ठेठ अंदाज वाला नेता जिसने बिहारी पना को, देसी पना को भारतीय राजनीति में स्थापित किया? मेरे हाथ में एक किताब है, नीले आकाश का सच, और इसके राइटर हैं अमरेंद्र कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दैनिक भास्कर से अभी फ़िलहाल जुड़े हुए हैं। नीले आकाश का सच राम बहादुर राय जो वरिष्ठ संपादक हैं, दिल्ली में उन्होंने इस किताब का लोकार्पण किया है। और दरअसल इस किताब के जरिए अमरेंद्र कुमार जो इसके लेखक हैं, अपने पत्रकारीय अनुभव को और ख़ास करके रिपोर्टिंग के जरिए लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक शैली, उनका बेबाक अंदाज और उनके कार्यकाल के दौरान जो चीज़ें घटी और बाद में जो चारा घोटाला के नाम से उनके साथ जो चस्पा हुआ और उसमें जो उनकी भूमिका रही, इन तमाम तरीके के सवालों का जवाब जो है इस किताब में दर्ज किए गए हैं। अमरेंद्र सर हमारे साथ इस इंटरव्यू में हैं और मैं कोशिश करूंगा कि लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई इन तमाम बातों को हम लोग इस इंटरव्यू के जरिए जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तब जबकि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को महागठबंधन, जो कि इंडिया अलायंस के तौर पे बिहार में काम कर रहा है, गठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है। दरअसल इस बात की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसी किताब में नीले आकाश का सच में ही लालू प्रसाद यादव कैसे अपने बेटे को सीएम मटेरियल के तौर पे बिहार में स्थापित कर चुके हैं, इन तमाम चीज़ों का जो है चर्चा इस किताब में है। और यही वजह है कि हम लोग बातचीत जो है आज इस किताब की कर रहे हैं। एक तो अभी हाल ही में इसका लोकार्पण हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई। देखिए संजय रंजन जी, धन्यवाद इसके लिए, आप जो बधाई दे रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। और चूँकि सर ने ये जो पूरा नीले आकाश का सच जो किताब है 11 अध्यायों में है, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए मामले या फिर उनका जो राजनीतिक जो अपना तौर तरीका रहा है उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ, बल्कि बिहार और झारखंड में
तमाम वो जो बड़े मुद्दे जो कि आम जन को प्रभावित करते रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हों या फिर राजनीतिक फैसले जो बड़े लिए गए हैं जिसमें झारखंड गठन का हो, कैसे शिबू सोरेन जो यह चाह रहे थे कि झारखंड गठन के तुरंत बाद उनको सत्ता की चाबी उनको मिले, लेकिन किस तरीके से उनको रोका गया। तमाम तरीके के जो सवाल हैं इस किताब में उसका जवाब दर्ज है। इस वक्त हम लोग लालू यादव और उनसे जुड़े हुए चीज़ों पे बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि कई सारी किताबों का चर्चा जो है अलग अलग लेखकों का, खास करके वो जो पत्रकारिता जीवन में रहे और एक लेखक के तौर पे लालू प्रसाद यादव और चारा घोटाला को जिस तरीके से उन लोगों ने दर्ज किया है, हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं सर के ज़रिए, इस किताब के ज़रिए, कि अमरेंद्र कुमार सर की नज़रों में लालू यादव और चारा घोटाला, इन दो चीज़ों को कैसे इन्होंने दर्ज किया, देखा। और इस किताब में चूँकि कई सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं बाकायदा उसका एविडेंस के तौर पे चीज़ों को किताब में जोड़ा भी गया है। देखिए, आप जो विषय उठाना चाह रहे हैं, जिस विषय पर अभी हम लोग चर्चा करें, चुनावी माहौल है, ये एक संयोग है कि इसी बीच में ये पुस्तक आ गई। इस पुस्तक को मैंने जनवरी 2025 को पब्लिशर्स के पास भेजा था, उनके यहाँ क्यू में था। इस दौरान कैसे चुनाव के दौरान ये पुस्तक छप गई, लोकार्पण हो गया, वो अलग विषय है, वो प्रकाशक ही इस पर बता सकते हैं। लेकिन अभी जो संयोग है वो अभी चुनाव का दौर है और इस दौरान पुस्तक आने पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जहाँ तक लालू प्रसाद यादव, जैसे अभी आपने कहा, तो लालू प्रसाद यादव पशुपालन घोटाले के पर्याय नहीं है, लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद का नाम आता है तो लोग पशुपालन घोटाले से उनको जोड़ देते हैं, या पशुपालन घोटाला का जब चर्चा होता है तो लालू प्रसाद की छवि आ जाती है। ये घोटाला 1978 से चलती आ रही है, जिसका मैंने इस पुस्तक में उल्लेख किया है। और ये जो स्कूटर पर गाय और भैंस ढोने वाली बात थी, ये लालू के शासन में आने से पहले का वाक़या था, जो वहाँ के पशुपालन माफियाओं और अफसरों जो इसमें शामिल थे उसमें रहते थे। लेकिन एजी की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। एक संयोग हुआ कि लालू प्रसाद 1990 में सत्ता में आ गए और उस दौरान कार्रवाई की बात होने लगी। लालू प्रसाद से पहले जो सीएम थे उनके दौरान भी कार्यकाल में ये घोटाला नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 78 से लेकर 90 तक में जो भी सीएम रहे, जो भी सचिव रहे, उनको भी इस दायरे में आना चाहिए और वो दायरे में थे भी। अब पता नहीं उसमें जांच का क्या प्रक्रिया हुआ, कैसे किन्हीं को छोड़ा गया, किन्हीं को बचाया गया या किन्हीं को दोषी किया गया, ये अलग विषय है। लेकिन लालू प्रसाद के आने, सत्ता में आने से पहले से इस विभाग में अधिकाय व्यय हो रही थी, मतलब जितना बजट था उससे ज़्यादा पैसा निकाला जा रहा था और बंदर बांट किया जा रहा था। मतलब देखिए, इस इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो जाएगा और चूँकि एक पत्रकार की नज़रों से यह लिखा गया है, सर का जो पूरा जर्नलिज्म का जो अपना कैरियर है, जीवन का पूरा जीवन ही एक तरीके से पत्रकारिता में इन्होंने दी है। टीवी जर्नलिज्म से दूर रहे हैं तो आपको थोड़ा समझना होगा, कैमरे के सामने जो इनकी जो झिझक है वो थोड़ी है। मैं एक एक करके सर से बातचीत करूंगा और दरअसल आप समझिए कि बातचीत करने के पीछे का मकसद सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक है जो किताब लिख दिया और उसके पीछे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इस किताब में बहुत सारी नई बातें हैं। आप ये देखिए कि लालू प्रसाद यादव को जो पशुपालन घोटाले से जो जोड़ा जाता रहा है, उसके पीछे की जो वजह बनी है, उस वजह को निकालने वाले भी अमरेंद्र कुमार ही हैं, ऐसा किताब में दावा भी किया गया है। ये आगे चल कर के बताएंगे भी, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार में जब लालू प्रसाद यादव को एक तरीके से उससे जोड़ा गया तो आधार जो बनाया गया था उसमें ऐसा नहीं था, किताब के अनुसार ही, कि सीधे तौर पे निकासी में लालू प्रसाद यादव की कोई भूमिका हो। किताब जितना तक मैं पढ़ा हूँ और अमरेंद्र सर से जो मैं समझ रहा था इंटरव्यू शुरू होने से पहले, उसमें बातें यही आई कि एक जो 120B जो आईपीसी का धारा है उसके तहत लालू यादव को दोषी माना गया और उसके लिए जो आधार बना कि कैसे जो किंगपिन थे चारा घोटाला के, उसको मतलब नियम से परे जाकर के लालू यादव बतौर मुख्यमंत्री उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे थे, यानी कि सेवा विस्तार दे रहे थे। और ये खबर भी सबसे पहले अमरेंद्र सर ने ही जो है
सहारा के लिए आपने लिखा था उसमें? जी, सहारा में ज्वाइन करने से पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था। फ्रीलांसिंग करने के दौरान ही मुझे पता लगा, कुछ डॉक्यूमेंट भी मिला। मैंने रिपोर्ट पहले भी फाइल की थी, लेकिन ये परवान चढ़ा जब पशुपालन घोटाला उजागर होने लगा, तब वो फिर डॉक्यूमेंट सब फिर से सामने आने लगे। ये चूँकि आप 90 के एरा में जब एक्टिवली जर्नलिज्म कर रहे थे, जब आपके आसपास जब सारे डॉक्यूमेंट्स पशुपालन विभाग जा रहे थे, आपने एक जगह लिखा है कि 2 साल पहले ही जब चीज़ें उजागर हुई घोटाले की बात, 2 साल पहले ही आपने एक रिपोर्ट लिखी थी आज अखबार के लिए। फ्रीलांसिंग करते थे तो मैंने रिपोर्ट लिखी थी, उसको मैंने आज अखबार में दिया था छपने के लिए। तो एक फ्रीलांसर होने के नाते जो भी कारण रहा, वो रिपोर्ट उस समय में छपी नहीं। तो इसका मलाल रहा आपको, अगर 2 साल पहले छप जाती तो एक और मतलब आपके साथ वो दर्ज हो जाती चीज़ें? देखिए, मलाल नहीं रहा। मेरा ये मानना है कि आपका ईमानदारी पूर्वक किया गया प्रयास कभी न कभी रंग लाएगा ही, और छपना नहीं छपना एक अलग कारण होता है। और मैं अपने साथ साथ वैसे पत्रकारों को भी ये बात बताना चाह रहा हूँ कि कोई रिपोर्ट आपने तत्काल फाइल किया और वो नहीं छपी तो निराश नहीं होना चाहिए, उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर वो रिपोर्ट सही है और ईमानदारी पूर्वक आपका प्रयास किया गया है और आप समदर्शी हैं, आपका कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, तो मेरा अपना दृढ़ विश्वास है वो एक न एक दिन रंग लाएगा ही। जैसे मेरे साथ पशुपालन घोटाला हुआ, जेपीएससी घोटाला हुआ, कई ऐसे उदाहरण हैं कि तत्काल रिपोर्ट नहीं छपी, लेकिन बाद में जो छपी वो कई रंग दिखा दिया। तो वो कौन सी रिपोर्ट थी? दर्शकों को आप थोड़ा डिटेल्स में जी, पशुपालन के अलावा जो पशुपालन को लेकर के जो खबरें नहीं छपी, पशुपालन को लेकर के पशुपालन के जो किंग पिन थे, देखिए लालू प्रसाद आए 90 में, सत्ता संभाले, मार्च का महीना था, संभवतः 10 मार्च का। 90 से 93, 90 में जब सत्ता है तो 92, 93 का एक ऐसा दौर था कि जिसमें ये बड़े बड़े पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे थे, तथाकथित रूप से लालू के नज़दीकी भी माने जाते थे। श्याम बिहारी सिन्हा हो, आर.के. दास हो गए, और एक ही साल में लगभग इन लोग का था। तो उस समय में पशुपालन विभाग के सचिव थे महेश प्रसाद। उस समय में सेवा विस्तार देने पर रोक लगी हुई थी सरकारी सर्कुलर के आधार पर, लेकिन विशेष परिस्थिति में दिए जाने का प्रावधान सरकारी नियमों के अनुसार होता है। तो उस दौरान इन लोगों की फाइल बढ़ी। जब फाइल बढ़ी तो महेश प्रसाद ने उस पर आपत्ति कर दी, जो सचिव थे उस समय पशुपालन विभाग के, कि इनको सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है। तो जब ये सेवा विस्तार नहीं देने की बात हुई तो फिर वह कब कैसे सेवा विस्तार दिया जाए। तो लोगों ने जो राजनीति के पीछे और सत्ता के पीछे जो खेल होता है उसमें एक बात बनी कि इसको ऐसे दिलाया जाए। फाइल पर तो उन्होंने आपत्ति कर दी विभागीय सचिव ने। तो हुआ कि प्रतिपक्ष के नेता, लोक लेखा समिति के सभापति, जो मोटे तौर पर विपक्ष के लोग होते हैं, तो इन सभापतियों से एक रिकमेंडेशन करवाया जाए, उस आधार पर फिर से फाइल बढ़ाई जाए। उसमें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जगदीश शर्मा और जैसे कई लोग हैं जिसका उस पुस्तक में उल्लेख है। इन लोगों ने उन किंग पिन या जो रिटायर करे थे उनके पक्ष में अनुशंसा लिखी, और उस अनुशंसा में कहा गया कि इनको सेवा विस्तार दिया जाए, नहीं तो कामकाज प्रभावित होगा। और उस सेवा विस्तार की कहानी चलने लगी, फाइल बढ़ी। और एक नियम होता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ तभी फाइल जाती है जब वो मुख्य सचिव के माध्यम से जानी चाहिए। कार्यपालिका नियमावली में है कि मुख्यमंत्री के यहाँ जाने वाली फाइल जो है वो मुख्य सचिव के माध्यम से जाएगी। विभागीय मंत्री के रूप में अगर मुख्यमंत्री हैं किसी विभाग के, तो उसके लिए मुख्य सचिव में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में जो खेल हुआ उसमें जो पशुपालन मंत्री थे उन्होंने डायरेक्ट सीएम से फाइल करा लिया, जबकि जाना चाहिए था मुख्य सचिव के थ्रू। और उसमें सीएम लालू प्रसाद ने मंत्री के रिकमेंडेशन के आधार पर ही फाइल सीधे कर दी, जबकि उनको करना चाहिए था मुख्य सचिव के माध्यम से। तो ये जो कहानी थी, इस पर मेरी रिपोर्ट थी कि कैसे सेवा विस्तार दिया जा रहा है, नियम विरुद्ध कैसे काम हो रहे हैं, वो रिपोर्ट थी। और यही रिपोर्ट नहीं छपी थी? ये रिपोर्ट नहीं छप पाई थी उस समय में। मतलब श्याम बिहारी सिन्हा जो चारा घोटाला के मास्टरमाइंड के तौर पे माने जाते हैं, इनका रिकमेंडेशन जगन्नाथ मिश्रा, तब के नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, जगदीश शर्मा जो लालू यादव के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं, अभी तो चुनाव में फिर से एक साथ आ गए हैं वो लोग। मतलब ये सारे लोगों का एक तरीके से ये था कि इन जो श्याम बिहारी सिन्हा हों या फिर जो दूसरे अधिकारी जो चारा घोटाले में लिप्त थे एक तरीके से, तब तक मतलब उजागर नहीं हुआ था, उन लोगों को इनको सेवा विस्तार देने में सारे लोगों की सहमति थी। देखिए, इसमें मैं एक बात कहूँगा, इससे ऐसा लगता है कि इस पूरे कॉकस में लालू प्रसाद शामिल थे। मैं इसको नहीं मानता हूँ। जब हुआ कि इन लोगों को
सेवा विस्तार नहीं मिल रहा है, तो जो सेवा विस्तार करना चाहते थे, किंग पिन अब स्वयं हो या उनका कॉकस के लोग हैं, उन लोगों ने एक रास्ता ये निकाला। वो इंडिविजुअल हो सकता है, कोई जगदीश शर्मा के यहाँ गए हों, कोई भी राजू सिंह के यहाँ गए हैं, कोई जगन्नाथ मिश्रा के हो, लेकिन इसमें लालू की भूमिका थी सुनियोजित करने के लिए कि आप इनसे लिखवा के ले आइए, हो जाएगा, ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन इन लोगों के लेटर पर ही लालू प्रसाद ने ऑर्डर किया कि संचिका उपस्थापित करें या नेता प्रतिपक्ष की अनुशंसा के आलोक में इन्हें सेवा विस्तार दिया जाए, ये लालू ने लिखा है। लेकिन इस सुनियोजित शासित में वो शामिल होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा सर, बहुत सारी चूँकि किताबें ऑलरेडी आ चुकी हैं इन तमाम चीज़ों से संबंधित, आप कुछ ऐसा क्या, जैसे एक तो मामला आता है कि अमित खरे जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छा अभी उपराष्ट्रपति के सचिव बन गए हैं, झारखंड में लंबे अरसे तक उन्होंने सेवा दिया, उनका नाम बहुत आता है बढ़ चढ़ करके कि अमित खरे ही वो पहले अधिकारी थे जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया। आप जब ये सारी चीज़ें को एक जगह ला रहे थे, आप क्या देखते हैं? देखिए, अमित खरे का जहाँ तक नाम आता है, तो पशुपालन विभाग में जब घोटाले की बात आ रही थी, अधिकारी व्यय मामले की जांच हो रही थी, तो अमित खरे पहले अधिकारी थे जिन्होंने चाईबासा डीसी थे, उसमें उन्होंने पहले छापेमारी की थी। हमको लगता है कि 27-28 जनवरी की बात रही होगी 96 में। लेकिन जहाँ तक पहला एफआईआर का बात है, तो मुझे लगता है कि पहला एफआईआर उनका नहीं था। अंजनी कुमार सिंह दुमका के डीसी थे, 2 फरवरी 1996 को उनका एफआईआर दर्ज है, जो मैंने रिकॉर्ड में देखा, इसकी चर्चा भी की है। और अमित खरे जी जो चाईबासा डीसी थे, उन्होंने 4 फरवरी को चाईबासा में एफआईआर किया है। तो उस हिसाब से पहला एफआईआर करने वाले अधिकारी थे अंजनी कुमार सिंह, जो उस समय में दुमका डीसी थे, बाद में बिहार के मुख्य सचिव बने। तत्कालीन दुमका डीसी ने जो है 2 दिन पहले एफआईआर कराई। खबरें, चूँकि अमित खरे जब एफआईआर कराए, उनकी खबरें अखबार में छप गई, तो लोग यह मान बैठे कि अमित खरे ने ही पहला एफआईआर। जी, 2 फरवरी है दुमका डीसी का एफआईआर और 4 फरवरी है चाईबासा डीसी का एफआईआर। ये चूँकि आप दरअसल अब चारा घोटाला को लेकर के जब बातचीत होता है, तो पुराने लोग हों, नए लोग हों, जिसको अभी आप जेनजी बोलते हैं, हम सबके मन में एक बैठा दिया गया है कि भाई चारा घोटाला का मतलब लालू प्रसाद यादव। तब जबकि आप यह दर्ज कर रहे हैं चीज़ें कि 1978 से यह घोटाला चला आ रहा था, और 90 में जब लालू यादव बतौर मुख्यमंत्री बिहार में सत्ता संभाले, तो मैं देख रहा हूं कि 2-3 महीने के बाद से ही जो है कई मौक़ों पे वो निगरानी को, सीबीआई से कैसे एडवाइस लेना है इस मामले में, वो सलाह दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी किताब में आपने लिखी है। तब भी सिर्फ लालू यादव को कैसे मतलब इसमें चस्पा कर दिया गया, या फिर इस तरीके से फिगर आउट कर दिया गया, एक परसेप्शन बना दिया गया? देखिए, घोटाला तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। घोटाला का मतलब ये हुआ कि पशुपालन विभाग में जितना बजट था उससे ज़्यादा की निकासी हो रही थी। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम फेल कर गया था, या उसमें लोग कोनाइव कर गए थे। ये घोटाला 78 से चल रहा है, एजी की रिपोर्ट के मुताबिक भी, और जो अधिकारी व्यय का जो डाटा देखेंगे आप उससे भी मिलेगा। लेकिन लालू प्रसाद का नाम इसलिए आता है कि 90 में उनके सीएम बनने के बाद सेवा विस्तार की एक कहानी आई कि घोटालेबाजों को सेवा विस्तार दिया गया। और जब ये छापेमारी की बात हुई, तो उस समय लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, और लालू प्रसाद सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे। तो लालू प्रसाद के लालू के खिलाफ राजनीतिक साजिश भी चल रही थी, उनके अपने दल के भीतर भी। ये भी एक कारण है लालू के सजा होने का, फंसने का, या जांच का। खैर, उसके डिटेल्स में जाना यहाँ उचित भी नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद अगर ये घोटाले में इसलिए चर्चा में आए कि सीबीआई जांच की मांग होने लगी, और लालू प्रसाद सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे। उस दौरान मैं सहारा में था, 6 या 8 फरवरी 1996 का दिन रहा होगा। मैंने उनसे, और हमारे सीनियर थे प्रशांत शर्मा जी, इन दोनों ने, हम लोगों ने इंटरव्यू की। तो पशुपालन घोटाला और हवाला घोटाला भी उस समय चला था, दोनों को जोड़ कर। पशुपालन घोटाला पर लालू प्रसाद बेबाक
बोलते थे कि इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, हम उससे ज़्यादा की कार्रवाई कर रहे हैं, सीबीआई जांच होगा तो ये मामला रफा दफा हो जाएगा, ये ऐसा आरोप लगाते थे। इंटरव्यू पुस्तक में इसकी चर्चा भी है, उनका पूरे उस जमाने में जो इंटरव्यू छपा था उसको मैंने इसमें रिपीट भी किया कि जो आप जेएनजी की बात बोल रहे हैं वो लोग इसको समझ सके, जान सके। तो लालू प्रसाद इसका विरोध कर रहे थे कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। बाद में कोर्ट ने आदेश कर दिया सीबीआई जांच का, और सीबीआई जांच में चार्जशीट होकर के न्यायालय ने इनको दोषी भी ठहराया। लेकिन उसमें एक पहलू और है कि अगर 78 से मामले हैं तो इसमें और लोगों को आना चाहिए। और उस समय भी जांच के दौरान आरोप लगते थे कि सीबीआई या ये एक दिशा में आगे बढ़ रही है, दूसरी दिशा में नहीं जा रहे। इसका फ़ायदा कई अफसरों को मिला, जिनको या कई और लोगों को भी हो सकता है इनको सज़ा होनी चाहिए या वो आरोप पत्र के दायरे में आते, उन लोग को छोड़ा गया। ऐसी चर्चा पहले भी होती रही है। मतलब आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक प्रयास यह भी रहा कि कुछ लोगों को बचाना भी है जांच से। देखिए ये बात थी चर्चा में। अब जैसे कुछ अधिकारी का नाम आ रहा है कि वो अधिकारी को भी होना चाहिए, एजी ऑफिस का भी भूमिका पर था जांच की। अगर वो गलत है तो इसमें किसी को क्यों नहीं सजा हुई। आप देखेंगे कि आईएएस अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट के अफसर हुए, लेकिन डिले हो रहा था मंथली अकाउंट्स की रिपोर्ट पर, तो एजी के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, तो जांच में उनको लाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ भी कुछ बात होनी चाहिए। वैसा कुछ नहीं हुआ उसमें। तो जब आप लिख रहे थे ये सारी चीज़ें, तो क्या इन बातों को भी आपने दर्ज किया है कि सीबीआई की जो जांच थी, मतलब लग रहा था कि गाइडेड था कि एक दिशा में ही जांच करना है? नहीं, इस बात का उल्लेख नहीं है कि सीबीआई को एक दिशा में ही जांच कर रही है या इस जांच पर सवाल उठता रहा, इसका चर्चा पुस्तक में नहीं है। उस दौरान जो एक्चुअली ये पुस्तक पशुपालन घोटाला केंद्रित नहीं है। मैंने 1913 एक अध्याय, चूंकि 11 अध्याय में एक अध्याय आपका है इसमें, और चूंकि हम लोग बातचीत कर मैं वहीं आ रहा हूँ, तो ये मेरी पत्रकारिता की जर्नी और अपनी संघर्ष की कहानी मिली जुली एक रिपोर्ट है। उस आधार पर मतलब थीम है इस पुस्तक का। तो इसमें चूँकि मैं 93-94 से पत्रकारिता में प्रवेश किया, पहले फ्रीलांसिंग की, फिर स्टिंगर बना, फिर बाद के दिनों में स्टाफर बना, तो उस दौरान जो मैंने देखा तो हमारे कैरियर में उसी समय में वो घोटाला भी आ गया जब मैंने कैरियर शुरू कर रहा, तो उसको फोकस किया। उसके अलावा इसमें बहुत सी कहानी, जैसे झारखंड गठन की कहानी, झारखंड बनने की कहानी, झारखंड के बाद में जब मैं रांची आ गया तो यहाँ के घपलों घोटाले, एक चैप्टर जरूर है पशुपालन, हालांकि पशुपालन पर पूरी पुस्तक नहीं है। अगर आप आएंगे जेपीएससी पर तो आपको लगेगा कि जेपीएससी पर पुस्तक है, वो भी डिटेल्स रिपोर्टिंग है। शराब घोटाले पर भी बात है, खान और उद्योग के मामले में जो गड़बड़ी है वो भी है, लेकिन आपको लगेगा। अब एक संजोग है कि चुनाव का समय है और बिहार में पशुपालन लोग इसी उड़ रहा है, उस पर लोग बात करें, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, चूंकि अब लालू यादव ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे आदमी हैं कि हर कोई जो उनको पसंद करता है, नहीं करता है, लोग चाहता है कि उनके बारे में जानें, सुने, समझें। देखिए इस पुस्तक में आप केवल लालू प्रसाद के घोटाले की छवि नहीं देखना चाहिए। मैं दूसरे पहलू पे आऊँगा सर, वो जिसका आपने बाकायदा जिक्र किया है, कैसे आप बता रहे हैं कि भाई लालू काफ़ी दिलदार रहे। एक जगह आप तो राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के साथ जो है उनको खड़ा कर दिए हैं समकक्ष, कि जब भी सामाजिक न्याय की बात होगी, इस विचारधारा की बात होगी, तो लालू यादव को उसी श्रेणी में लोग खड़े देखते हुए पाएंगे। लेकिन एक, चूँकि पशुपालन पे ही मैं एक और चीज़, चूँकि हम जैसे लोग भी जब बड़े हो रहे थे उस समय, जब खबरों को देखना, समझना, पढ़ने की कोशिश करना ही शुरू कर रहे थे, समझने की, तो मन में एक ऐसा बैठता था कि जैसे खबरें छपती थी, हेडिंग होता था कि गाय को ढोया जा रहा है मोटरसाइकिल से, स्कूटर से भैंस ढोया जा रहा है, तो ये तो मतलब लगता था कि हाँ भाई, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये तो मतलब अनहोनी जैसी बातें हैं, और वो किया जा रहा है, मतलब खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है, चूँकि चारा घोटाला का मतलब, जो हालांकि आपने कहा कि प्राय उनको बनाया गया है, लेकिन वैसा है नहीं, लेकिन लालू यादव से चस्पा हो जाता है। आपने शुरुआत में इसका हल्के से जिक्र किया, लेकिन आप दर्शकों को यहाँ पर ये बताइए कि ये जो बाइक से, स्कूटी से, स्कूटर से जो ढोए जाने वाली बात, जो एजी ऑफिस के तरफ से बाकायदा जो मेंशन किया गया कि कई वाहनों का जो उपयोग हुआ है वो 2 पहिया है और उस पर जो है गाय भैंसों को ढोया जा रहा है, तो ये कब आया सामने, ये खुलासा कब हुआ, एजी ऑफिस को कब ये पता चला? देखिए एजी ऑफिस का काम है एक तो मंथली अकाउंट को देखना और ऑडिट करना।
गाय को स्कूटर पर ढोना ये संभव भी नहीं है। ये वैसे ही है जैसे किसी गधे को किसी ने सींग देखा, कहा कि वो उसी तरह के। इसमें होता क्या, ये फर्जी निकासी का मामला है कि फर्जी निकासी हो गया, अब ढुलाई के नाम पर हुआ। तो ढुलाई के नाम पर चूंकि फर्जी है तो ढुलाई के लिए आप बिल सबमिट कीजिएगा। तो बिल में जो गाड़ी नंबर डाला गया उसकी जब जांच की गई तो वो निकला मोपेड, वो निकला स्कूटी। तो इसी तरीके से भ्रष्टाचार उजागर हुआ। लेकिन उसको जोड़ा गया और 95-96 में जो भी मामला हो, ये 85-86 के बाद का जो ऑडिट रिपोर्ट है जिस पीरियड का, उसमें ये बात आई। संजोग से इस पर जांच नहीं हो रही थी और जब उसके तत्कालीन पशुपालन मंत्री थे रामजीवन सिंह, उन्होंने देखा कि विभाग इस चीज़ को दबा रहा है, ये जांच एजी के रिपोर्ट पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए। विभाग इस बात को कैसे, एजी जो सवाल उठा उस पर करनी चाहिए। तो उन्होंने देखा कि इसमें सचिव और पशुपालन निदेशक जो है इस पर सही दिशा में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। ये रामजीवन सिंह जो लालू यादव के कैबिनेट के सहयोगी थे, मंत्री थे, पशुपालन विभाग के प्रभारी मंत्री थे, पशुपालन विभाग के मंत्री रामजीवन सिंह थे। उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी अपने विभाग के अधिकारियों के कार्यकलाप को देखते हुए, जो एजी की रिपोर्ट पर जांच करने के लिए वो तैयार थे। उन्होंने तर्क भी कुछ दिया जिसका पुस्तक में डिटेल चर्चा है। मतलब आप ये बोल रहे हैं, आप जब यह लिख रहे थे तो आपने यह पाया कि ये 85-86 का ही मामला था, उसका ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ें आई थी। मतलब कि लालू यादव का उस वक्त कोई मतलब भी नहीं था, वो मुख्यमंत्री ही 90 में। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि 1978 से पशुपालन विभाग में फर्जी निकासी या अधिकाय व्यय का मामला चल रहा था। तो जब वो चल रहा था तो इसी तरह का चल रहा था जिस पर एजी ने सवाल उठाया था। वो 78 का सवाल नहीं भी उठाया हो, लेकिन लालू प्रसाद के सत्ता में आने से पहले का ही मामला है, जो 95-96 मुझे याद आ रहा है, 95-96 वो 85-86 की घटनाओं का जिक्र था जिसको इन्होंने एजी रिपोर्ट में चर्चा की और उसकी जांच की बात हो रही थी। लेकिन चूंकि जांच में वे लोग भी फंस रहे थे जो लालू के नज़दीकी माने जाते थे, किंग पिन थे, 90 के बाद विभाग में ऊंचे पद पर जा रहे थे, अब पहले नीचे पद पर थे, उनके पीरियड का मामला था, इसीलिए इसके जांच की ये जो चूंकि किंग पिन श्याम बिहारी सिन्हा या फिर और जो अन्य लोगों की जो बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि कहा गया, माना गया और इसी आधार पे 120B के तहत लालू प्रसाद यादव पे मामले भी दर्ज हुए कि इन्होंने संरक्षण दिया और इनको सेवा विस्तार वगैरह दिया, यानी कि वो लालू यादव के चहेते थे। श्याम बिहारी सिन्हा की भूमिका 90 के बाद देखते हैं उनका चारा घोटाला में, कि 90 के पहले से 90 से पहले से उनकी भूमिका, उनके समय में और वो आगे बढ़े, एक्सटेंशन मिला। और श्याम बिहारी सिन्हा की देखिए लालू जी के साथ जो जोड़ा चहेते तो वो पहले भी रहे होंगे किसी न किसी। बिल्कुल, देखिए पशुपालन लालू प्रसाद यादव का जो स्टूडेंट पीरियड था, कैरियर था, वो पटना वेटनरी कॉलेज के अपने भाई के क्वार्टर में रहते थे। तो पशुपालन विभाग के अधिकारियों से इनका संपर्क पहले से था, क्योंकि चूँकि इसी कॉलोनी में रहते थे और उसे आना जाना होता था, वो चलता था। जहाँ तक श्याम बिहारी सिन्हा की बात है, तो श्याम बिहारी सिन्हा लालू प्रसाद की बेटी के बिशप एस्कॉट में जो पढ़ती थी उस समय उनके गार्जियन का नाम था। MGM कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो उनका नाम था, और वो किंग पिन के रूप में जाने लगे और बाद में वो CBI जांच के दायरे में। इसीलिए इससे लालू प्रसाद यादव को जोड़ा जाने लगा कि इनको संरक्षण मिल रहा था और ये उनके पक्ष में थे। ये सब बातें चूँकि जब आप यह लिख रहे थे तो आप एक शब्द का इस्तेमाल किए हैं कि समदर्शी होकर के जो है प्रयास किया गया है कि चीज़ें मतलब स्पष्टता के साथ लिखी जाए। तो क्या एक लेखक के तौर पे, चूँकि अब पत्रकारिता का एक अलग पाठ है, चूँकि हम लोग किताब पे बातचीत कर रहे हैं, तो एक लेखक के तौर पे जब आप समदर्शी होकर के जब चीज़ें आप दर्ज कर रहे थे इस किताब में नीले आकाश के सच में, तो क्या आपने यह देखा कि जो 78 की जो घटना है, 78 से जो चला आ रहा है, आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि ऐसा तो बिल्कुल खारिज नहीं हो किया जा सकता है कि लालू यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के सबूत नहीं मिले होंगे, बगैर सबूत के उनको फंसा दिया गया, सबूत था इसीलिए उनको सज़ा भी मिली, लेकिन क्या आपको लगा कि बाकी लोग जो छोड़ दिए गए उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए ये तो होनी चाहिए। उस समय भी सवाल, अभी मैंने कुछ देर पहले भी कहा था, उस समय भी सवाल उठ रहा था कि इसके साथ कुछ और लोगों को शामिल करना चाहिए जो उसमें शामिल थे। अब वो पता नहीं CBI जांच में उसको कैसे क्लीन चिट मिला, क्यों उधर दिशा नहीं गई। लेकिन जब इतना बड़ा मामला था, जैसे लोग कहते हैं कि कई ट्रेजरी अफसर
थे निकालने वाले, वो फंस गए, एक दिन के लिए चार्ज में थे, और कई ऐसे अफसर थे जो पूर्ण रूप से दोषी थे, उनका नाम नहीं आया। तो अब उसमें कोई टेक्निकल कारण से बच गए या उनको छोड़ दिया गया, ये डिबेट का विषय है। पहले भी चर्चा होती थी और अभी भी वो चीज़ को आउट सीरियस से नकारा नहीं जा सकता है। इस घोटाले से जुड़े हुए आखिरी सवाल, उसके बाद दूसरे विषय पे बातचीत करेंगे लालू यादव से संबंधित ही। चूँकि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो अब नहीं रहे, दिवंगत हैं, मुख्यमंत्री भी रहे बिहार में, और बतौर नेता प्रतिपक्ष भी उन्होंने रेकमेंड किया श्याम बिहारी सिन्हा के सेवा विस्तार से संबंधित मामले को लेकर के। क्या श्याम बिहारी सिन्हा को पहले से जगन्नाथ मिश्रा, आपको ऐसा लगा कभी कि वो इनको संरक्षण दे रहे हैं और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के आने के बाद, सत्ता में तो बाद में आए लालू यादव, पहले से जगन्नाथ मिश्रा थे, तो जगन्नाथ मिश्रा अपने चहेते लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए बतौर नेता प्रतिपक्ष भी? देखिए, जब 78 से ये बात आ रही है, हो सकता है 78 में जो व्यक्ति रहे होंगे वो 90-91 से पहले रिटायर कर गए होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन जब ये मामला चल रहा है और सीएम और बड़े पदाधिकारी हैं, तो बिना उनके संरक्षण में और बिना उनके नॉलेज में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक बार, दो बार, 1 साल 2 साल गलत हो पकड़ में आ जाता। तो 78 से 90 तक या 95 तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो वो सब ढंग से मैनेज हो रहा था, इसीलिए कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कैसे हो गई, क्यों हो गई, ये अलग विषय है। तो 90 हो सकता है कि 78 से 90 तक बीएस दुबे टाइप का कोई अधिकारी इसमें हाथ नहीं डाला हो। 90 के आने के बाद जब ये मामला उजागर हो तो बीएस दुबे टाइप के एक अधिकारी आ गए और उन्होंने मामला को पकड़ा और आगे बढ़ा दिया, इसीलिए खुल गई। हो सकता है कि बीएस दुबे नहीं होते या ये मामला सतह पर नहीं आती तो हो सकता है कि मामला और 11 साल तक चलते रहता, जैसे पहले चलते आ रहा। पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, जैसे पता पहले नहीं चला वैसे चल जाता। अब लालू यादव का जो दूसरा पहलू है, जो कि इस भ्रष्टाचार के मामले से मैं निजी तौर पे महसूस करता हूं कि वो ज़्यादा भारी है। उनका जो राजनीतिक जो अपना अनुभव है, जो टेक्सचर है और जो एक्सेप्टेंस है समाज में, क्योंकि भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद लालू यादव जिस तरीके से भारतीय राजनीति में और ख़ास करके बिहार की राजनीति में जिस तरीके से अब भी एक बड़ा केंद्र के तौर पे बने हुए हैं, आप जब यह पॉलिटिकल शोमैन बता रहे हैं लालू यादव को, क्यों आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल शोमैन बोला जाए? और क्या जब लालू के भीतर जब आप ये सब चीज़ों को देख पा रहे हैं, अभी का जो मौजूदा दौर है, क्या वाकई में आज के भी समय में आप यह कहने के लिए तैयार हैं कि भाई वही एक हो पाए? मैंने हो पाए मतलब और स्पष्ट तो पॉलिटिकल जो शोमैन जो आप बोल रहे हैं, देखिए, इसमें दो बातें एक साथ हम लोग कर रहे हैं, पशुपालन घोटाला और लालू प्रसाद का शोमैनशिप। ये हमको लगता है कि अभी एक चैप्टर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें बेहतर ये होगा किसी भी पाठक के लिए कि पूरी पुस्तक को पढ़े और पूरी पुस्तक के पढ़ने के बाद एक निचोड़ निकाले, नंबर 1। नंबर 2 कि लालू, मैं एक बार पहले भी रिपीट किया हूँ, मैंने समदर्शी होने का प्रयास किया हूँ। कितना समदर्शी हो पाया हूँ, जो इसके जानकार हैं या जो पाठक होंगे वो जो पढ़ेंगे वो तय करेंगे। देखिए, इसका 2 पहलू है। एक तो लालू प्रसाद प्रधानमंत्री नहीं बन सके। मेरा अपना मानना है कि उस समय पशुपालन घोटाला नहीं हुआ होता या नहीं उजागर हुआ होता तो लालू प्रसाद देश के प्रधानमंत्री बन गए होते। उसके बारे में डिटेल्स इसमें कहानी है। अब आते हैं तो देखिए, किसी भी सिक्के का 2 पहलू होता है। लालू प्रसाद पशुपालन घोटाला के दोषी हैं, इन पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, वो अलग विषय है। लालू प्रसाद भारतीय राजनीति के ऐसे नक्षत्र हैं जो इनका 95-96 में पशुपालन घोटाला कर लीजिए, तब से ये छाए हुए हैं, दिस वे या दैट वे, ये केंद्र बिंदु रहे हैं। और भारतीय राजनीति में बिहार का जो अक्स है, लालू का जो अक्स है, आज भी हावी है। लालू प्रसाद की लोकप्रियता को आपको दाद देनी होगी कि कोई एक्स सीएम 10 साल से 15 साल तक याद किया जाता है। कितना दिन हो गया, आगे 25 साल 30 साल तक जैसा लगता है कि हम लोग का जीवन रहेगा, तब तक लालू प्रसाद किसी न किसी रूप में भारतीय राजनीति पर, देश की राजनीति पर हावी रहेंगे।
वहाँ की जो जनता है या लालू का जो फॉलोअर है आज भी उनको पूरी तरह से पशुपालन घोटाला का दोषी मानने को तैयार नहीं है। इसका आधार है कि जनमानस में उनकी छवि ऐसी है जो आज भी उतना वोट बैंक है और भी ला रहे हैं। और अपने लालू प्रसाद अपने जीवन काल में ही अपनी बदौलत, अपने छवि के बदौलत अपने बेटा को सीएम का मटेरियल बना दिया। लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये सब जानता है, लेकिन राजनीति के केंद्र बिंदु होने के नाते वो एक बिंदु पर पहुंचा दिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां सामाजिक न्याय की बात होगी तो राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर सरीखे लोग के साथ लालू की छवि साथ दिखेगी। सामाजिक न्याय, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया समाजवाद के लेकर। एक जो गरीब तबका जो सामाजिक न्याय का शब्द आगे बढ़ा, लालू प्रसाद के ही पहिए से आगे बढ़ा, जिसका मैंने इसमें उल्लेख भी किया। शोमैनशिप की बात करते हैं, ये मेरा केवल अपना नहीं मानना है। मैं जब इस किताब को लिख रहा था तो जगह जगह रिसर्च किया, पता किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एक सेमिनार था, उसका विषय था लालू का शोमैनशिप। तो उसमें बड़े बड़े वक्ताओं ने कहा कि राज कपूर के बाद भारत में शोमैनशिप में लालू प्रसाद ही है, और भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद से ज़्यादा कोई चर्चित आदमी 90 के दशक से अब तक नहीं हुआ, दिस वे दैट वे। तो भारतीय राजनीति तो नरेंद्र मोदी का नाम आता नहीं, नरेंद्र मोदी का दूसरे रूप में है, तो नरेंद्र मोदी के साथ लालू का तो नाम आता है ना। लालू के पीछे पूरी फौज पड़ी हुई है। लालू को सत्ता की राजनीति में दबाने के लिए पूरा फौज पड़ा हुआ है, लेकिन वो अब तक उसी मजबूती के साथ चर्चा के विषय, केंद्र बिंदु और बिहार की राजनीति में एक स्तंभ आज हैं, दिस वे दैट वे। डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कई सारी चीज़ें लिखे हैं। आप जब लालू यादव का इंटरव्यू ले रहे थे या फिर जब सवाल जवाब कर रहे थे, पहली दफ़ा जब वो दिल्ली से सीधे जब आए पटना और जाकर के जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपको मौका मिला, बाकायदा आपने जिक्र किया है कि कई सीनियर जर्नलिस्टों ने आपसे कहा कि भाई आप सचिवालय को समझते हैं तो आप सवाल कीजिए। पहला जो सवाल आपने किया और बाकायदा जो रूल्स रेगुलेशन है गवर्नमेंट चलाने का, और उसको कोट करते हुए आपने पूछा कि भाई अधिकारियों पे जब यह आरोप लग रहा है तो आप कैसे उससे बेदाग हैं, आप अपने आप को कैसे जिम्मेदार नहीं मानते हैं या फिर निर्दोष साबित करेंगे। लालू असहज हुए, सवाल का जवाब नहीं दिए। आपका कोई निजी तौर पे उनसे कोई रिश्ता डेवलप हो पाया, बातचीत हो पाई फिर बाद में? नहीं, देखिए, कोई निजी रिश्ता डेवलप नहीं हो पाया, और मैं उस दौर की पत्रकारिता नहीं की कभी किसी से निजी रिश्ता बनाने का। मैं बेबाक ढंग से लिखने का कोशिश किया, और मैं तथ्यों के आधार पर ही बात करता था, और मैं निडर होकर लिखा। चाहे लालू प्रसाद हो, मैं राज्य की पत्रकारिता की, केंद्र की या राष्ट्रीय स्तर का मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं बिहार और झारखंड की पत्रकारिता की। तो मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, यहाँ तक कि सीएजी हों, एजी हों, मुख्य सचिव हो, मैंने सबों के खिलाफ लिखा। खिलाफ भी कहना उचित नहीं है, जो तथ्य आए उस तथ्य आधारित पर लिखा जिसकी छवि उनके खिलाफ हुई, क्योंकि मजबूती था उसमें। लालू प्रसाद की जहाँ तक बात है तो लालू प्रसाद से कोई व्यक्तिगत न संपर्क बना, न मेरा कोई व्यक्तिगत खुन्नस है, लेकिन उनकी जो छवि है पॉलिटिकल दर्ज पर, और जो कि हाजिर जवाबी है, और उसका जो माने देहातीपना में जो अक्स है बड़ा, उसका मैं आदर करता हूँ। लालू प्रसाद भारतीय राजनीति के, मैं पहले ही कहा कि कई हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो लालू प्रसाद को और पशुपालन घोटाला के बात को माइनस कर दीजिए तो कई ऐसे उसमें अच्छाइयाँ हैं, मजबूत तथ्य हैं जो राजनीति में एक बड़ा हिस्सा बना। अब मेरे पूछने का मतलब ये था कि जब फिर आप इंटरव्यू करने गए सहारा के लिए, तो उस वक्त आपको वो बोले कि अरे क्या सवाल, चूँकि अभी तो बड़ा आसान हो गया है कि अरे यार क्या सवाल नहीं, अब हम उसमें एक टिप्स आपको बताते हैं कि उस दौरान जो लालू प्रसाद का इंटरव्यू था, तो वो राज्य के मुख्यमंत्री थे बिहार के, और दबंग नेता थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे पार्टी के हवाला जनता दल के। हाँ, यदि बोमई के हट जाने के पर। तो उस समय में राष्ट्रीय सहारा के जो दिल्ली में बैठे अधिकारी थे, उनका था कि लालू प्रसाद का एक इंटरव्यू होना चाहिए, इधर हवाला उधर पशुपालन। तो वो इंटरव्यू का हुआ था। तो हमारे सीनियर थे उसमें परशुराम शर्मा जी, हम वो दोनों आ गए थे। तो परशुराम शर्मा जी की, जिसकी मैंने चर्चा की है पुस्तक में, परशुराम शर्मा जी की छवि लालू के समक्ष मजबूत थी, क्योंकि दोनों
पटना यूनिवर्सिटी में साथ थे और एक दूसरे को नाम से जानते थे। तो हम लोगों ने तय किया कि इसको कैसे किया जाए। तो चूंकि हवाला से लालू को एनर्जी मिल रही थी राष्ट्रीय राजनीति में आने का और प्रधानमंत्री बनने का, तो हम लोगों ने पहले ही तय, ये परशुराम जी का ही टिप्स दिया हुआ, हम लोग पहले तय किया कि लालू प्रसाद यादव को जो ज़्यादा सहज भाव हो वो क्वेश्चन को पहले रखा जाए। और परशुराम जी ने, जब हम लोग इंटरव्यू किए तो परशुराम जी ने उनसे कहा कि देखिए हम तो पत्रकार हैं, हम लोग तो इसमें हम सवाल पूछेंगे ही, और आपको जो उचित होगा वो आप जवाब दीजिएगा, आप ही का जवाब जाएगा, लेकिन हम लोग सवाल पूछेंगे कड़ा भी हो सकता था। तो ये कह के माहौल को हल्का किया गया। तो जब हवाला कांड वाला इंटरव्यू जब चैप्टर हो गया तो मैंने शुरू किया पशुपालन पर, और इंटरव्यू का कॉपी मनहूबो इसमें पुस्तक में लिखी हुई है। तो मैंने उनसे बार बार पूछता रहा कि आप सीबीआई का क्यों विरोध करते हैं, सवाल दर सवाल। तो ऐसा कोई माने झिझक नहीं था, ऐसा तुनुक मियाजी नहीं थे कि लालू प्रसाद, आज भी उनकी छवि नहीं है, हंसी मजाक में जो बोलते हैं। सीबीआई का क्यों विरोध कर रहे थे लालू, जब आपने यह सवाल पूछा? क्योंकि जो परसेप्शन क्रिएट हुआ, जो सेट हुआ समाज में, वो इसके कारण भी बना कि यह बोला जाने लगा कि भाई वो सीबीआई का विरोध ही क्यों कर रहे थे जब उनका कोई संलिप्तता नहीं थी। देखिए, सीबीआई का पॉलिटिकल यूज होने की बात आज की नहीं, जवानों से होती आ रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, जिस समय में सीबीआई का जांच का आदेश हुआ उस समय भाजपा की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार थी, उसी के दौरान ही हुआ था। तो उस समय में ये था कि अगर केंद्र की सरकार है और सीबीआई जांच होगा तो वो टूल बनेगा। तो हो सकता है कि इनके आज उस समय पे जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उस दौरान ये नहीं था कि आने वाले दिनों में उस समय में राष्ट्रीय मोर्चा या आज का महागठबंधन जिसको बोल लीजिए उसकी सरकार बनेगी, ऐसी कोई संभावना नहीं थी। तो उनको हो सकता है कि लग रहा हो कि सीबीआई की जांच हो जाए और उसकी सरकार बन जाए भाजपा समर्थित या हमारे विरोधियों को, तो वो टूल करके हमको और फंसा देगा। तो इस आशंका से मेरा ऐसा मानना है कि इसलिए वो सीबीआई का विरोध कर रहे थे। हालांकि उनकी बात मानी नहीं कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने सीबीआई का विरोध, जांच का विरोध किया था, और कोर्ट में भी राज्य सरकार की तरफ से उस जांच का विरोध ही किया गया था। बाद में जब यह चीज़ें सामने आई, जो पीआईएल दर्ज जब हुआ उनके खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर के, तो उस पीआईएल में भी आपके रिपोर्ट की एक कॉपी का इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट का माने कॉपी इस्तेमाल हुआ कि नहीं हमको नहीं याद है, लेकिन ये जो एक्सटेंशन देने का जो फाइल की कॉपी जो मेरे पास थी, जिसके आधार पर मैंने रिपोर्ट लिखने का प्रयास किया था, तो वही उसका एनेक्सर बना था। उसका एनेक्सर सरजू राय जी लोगों ने जो पीआईएल फाइल किया, उसका एनेक्सर का पार्ट का ये डॉक्यूमेंट है जो इस किताब में भी लगी हुई है, जो कैसे पशुपालन के घोटाले बाजों का या उस समय में आरोपी कहिए उन लोगों का सेवा विस्तार की कहानी कैसे कही गई, कैसे नियम विरुद्ध उन्हें सेवा विस्तार दिया गया, वो डॉक्यूमेंट। मतलब वो डॉक्यूमेंट आपने ही मुहैया कराए? हाँ, हमने ही कराए नहीं, वो हमारा ही डॉक्यूमेंट था, वो हमारा ही डॉक्यूमेंट था। मैंने कहीं दिया था, हमारे कंसेंट से ही किसी को दिया गया। लेकिन इसकी जानकारी तो लालू यादव को लगी होगी? हो सकता है लगी होगी। ये अब हमने दिया ही तो आज मैं इस पुस्तक में लिख रहा हूँ ना कि हमारे डॉक्यूमेंट ये, लेकिन हम ही दिए, ये हो सकता है लालू यादव को नहीं मालूम हो, आज के बाद मालूम हो। अच्छा, मतलब ये चीज़ें किताब में लिखे जाने से पहले जो है सार्वजनिक नहीं थी। एक जगह सर आप लिख रहे हैं, चूँकि जो दर्शक होंगे जो बाद में चूँकि ये किताब पढ़ेंगे नीले आकाश का सच, तो उसमें और भी डिटेलिंग में सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चूँकि घंटे भर में, आधे घंटे में तो टीवी इंटरव्यू में तो आपको समझ में नहीं आएगा, विजुअल्स इंटरव्यू में। एक जगह आप लिख रहे हैं कि वो लालू यादव को बड़ा उदार भी आप मान रहे हैं, दिलदार भी मान रहे हैं। क्यों ऐसा, मतलब आपको लगता है? देखिए, पाठकों को आपका लगे, जो भी किताब आपका पढ़ेगा उसको लगेगा कि भाई पहले तो आपने बहुत तारीफ की पुल बांध दी है लालू यादव की, बाद में फिर दूसरे पहलू पे आपने बातचीत। देखिए, मैं फिर रिपीट कर उस बात, मैंने समदर्शी होने का प्रयास किया है, ना किसी को इसमें माने बचाना चाहते हैं, ना किसी का महिमा मंडित करना चाहते हैं। जो जिस रूप में है उस रूप में रखते हैं। कहने का मतलब कि हमको जो लगा कि ये बात रहनी चाहिए, अब केवल पशुपालन की बात लिखें और ये बात नहीं लिखें तो ये न्याय नहीं होगा। तो मैंने एक चैप्टर में लिखा है कि लालू प्रसाद की दिलदार वाली भी छवि है। सरजू राय जो पीआईएल करने वाले थे, जिस पर ये जांच का आदेश हुआ, उनके धूल विरोधी माने जाते हैं। शिवानंद तिवारी भी पेटिशनर थे उस मामले में। तो लालू प्रसाद कभी प्रतिशोध की भावना से उन लोगों के खिलाफ ऐसा कार्रवाई नहीं किया, बयान नहीं दिया। आप भी इसको रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं।
सरजू राय जब चुनाव लड़ रहे थे यहाँ रघुवर के खिलाफ, उस जमाने में भी लालू प्रसाद को लगा तो अपने समर्थक वोटर को उन्होंने टिप्स दिया, इशारा किया, मैसेज दिया कि सरजू राय को आप दीजिए। तो इसका ये मतलब है कि वो दिलदार वाली छवि ही है कि जो आपका विरोधी है, जिसके चलते आप फंस गए, जिससे आपकी छवि खराब हुई, उससे आप लोगों को मदद किया। 2019 की बात याद दिला रहे हैं जी, शिवानंद तिवारी भी जब PIL फाइल किया था, आज तो उनके साथ हैं, बाद में भी उनके साथ है। और बेटे शाहपुर से चुनाव लड़ते हैं, शाहबाद से। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि श्याम बिहारी माने कुछ विशेषज्ञ विधि विशेषज्ञ बताते थे कि उस समय लालू प्रसाद चाहते तो किसी का नाम ले लेते या डाइवर्ट कर देते तो अपनी इनकी सज़ा कम हो जाती या बच जाते, लेकिन लालू प्रसाद ने ऐसा नहीं किया। जो इनके लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद के जो एक बार साथ आ गए तो लालू प्रसाद के मन में उनकी दिलदार वाली छवि रहती है, न कि प्रतिशोध की भावना में कुछ हद तक चल जाने का। आज के देश में कई नेता मिलेंगे आपको जो प्रतिशोध की भावना में कुछ से कुछ कर जाते हैं, वैसी छवि मुझे देखने को नहीं मिली लालू प्रसाद की। तो आप हालांकि इस चीज़ पे मैं चाह रहा था बात करना, ध्यान नहीं जा पाया क्योंकि बहुत कम समय मिला है, मैं पूरी तरीके से पढ़ भी नहीं पाया हूँ। आप जो ये बोल रहे हैं कि अगर लालू चाहते तो वो बच भी सकते थे, डाइवर्ट कर सकते थे मामले को, श्याम बिहारी सिन्हा। मेरा ये नहीं कहना है, मेरा इस बात को यहाँ से उधार लेके कहना है कि उस जमाने में जो विधि विशेषज्ञ थे या जो चर्चाएं होती थी, लॉ पॉइंट देखते थे, वो बोलते थे कि किंग पिन का किसी का नाम ले लेते कि उसको मैंने कार्रवाई कर दी या उसके खिलाफ कर दी, या आप श्याम बिहारी सिन्हा के बारे में इतना आरोप है। लालू प्रसाद के मुँह से कभी भी श्याम बिहारी सिन्हा के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आपने नहीं सुना हो। वो कहते थे कि मैंने घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन कभी श्याम बिहारी सिन्हा को उन्होंने नाम नहीं लिया। ये था कि व्यक्तिगत स्तर पर कभी श्याम बिहारी सिन्हा इनके काम आए होंगे, इस कारण ये अपने बचने के लिए श्याम बिहारी सिन्हा के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, ऐसा मुझे लगता है। तो इनकी ये छवि जो दिलदार वाली, उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो इनकी इस पक्ष की जो बातें हैं, जिसको आपको लगेगा कि अभी आपने कहा ना कि इसमें लगता है कि उनका महिमा मंडित किया, महिमा मंडित नहीं किया। वो बात जो हकीकत थी उसको मैंने लिखा। मैंने राजकुमार के बाद, राज कपूर के बाद सोमैनशिप की मैंने चर्चा की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में सेमिनार हुआ था, उसमें आनंद प्रधान जैसे लोग थे, उसकी मैंने चर्चा की। हाँ, पशुपालन घोटाला मैंने वो भी डॉक्यूमेंट लगाया उसमें कि पशुपालन घोटाला बाजों के खिलाफ आपराधिक मामले के लिए जब फाइल इनके यहाँ गई थी, इन्होंने नहीं माना, उसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में BS दुबे मुकुंद प्रसाद के साथ जब बहस हुई और मुकुंद प्रसाद से लालू जी ने इशारा में पूछा कि क्या करना है, उन्होंने कहा कि नहीं ये सही कर रहे हैं, तब उन्होंने अपने हैंडराइटिंग से उस नोट शीट को में काट करके फिर FIR करने का आदेश दिया। तो ये फैक्ट्स था, इसलिए मैंने इसको रखा। मतलब बहुत सारे फैक्ट्स और रिपोर्टिंग के दौरान जो अनुभव जो सर को प्राप्त हुआ, उसके आधार पे ही यह किताब लिखा गया है। तो आप जब यह किताब पढ़ेंगे, अभी तो मैं खुद भी पूरे तरीके से नहीं पढ़ पाया हूँ, इसीलिए, और यही वजह भी है कि सिर्फ एक ही चैप्टर पे, चूँकि इसमें 11 अध्याय है नीले आकाश के सच में, और 1-2 चैप्टर जो है लालू यादव से संबंधित है। बिहार का चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में मुझे लगा कि फ़िलहाल उसी चैप्टर पे बातचीत की जाए, और यही वजह है कि मैंने उसी चैप्टर को फ़िलहाल थोड़ा बहुत पढ़ा है। बाद में बाकी चीज़ों पे भी हम लोग बातचीत करेंगे सर, और समझने की कोशिश करेंगे। एक तो झारखंड को लेकर के बड़ा ही रोचक आपने बातें लिखी है कि कैसे गुरुजी को मुख्यमंत्री बनने से रोका गया, उस पर भी बातचीत हम लोग करेंगे बाद में फिर कभी। एक आखिरी सवाल सिर्फ आपसे है, और वो ये है कि मतलब 78 से चली आ रहे घोटाले को मतलब भनक क्यों नहीं लगी पत्रकारों को बहुत पहले? ये 90 के आसपास से क्यों मतलब बहुत बात से आपको लगता है कि देर हो गई, या फिर खबरें तो मिल रही थी, जैसा कि आपने भी बताया है इस किताब के जरिए कि 2 साल पहले ही आपने फ्रीलांसिंग रिपोर्टिंग के जरिए आपने लिखा था एक स्टोरी, लेकिन खबरें छप नहीं पाई। क्या खबरें पहले नहीं छपती थी? लालू यादव की पहले की जो सरकारें रहीं वो मैनेज कर रही थी, क्या कर रही थी? देखिए, मैनेज करने वाली बात पर तो मैं नहीं जाऊंगा, मैनेज बड़ा विस्तार शब्द है और भेग भी है। 2 बात होती है, या तो हो सकता है कि आज के दिन में बहुत डिपार्टमेंट सरकारी में कामकाजों में घपले घोटाले होते हैं, तो सभी की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हो सकता है कि सभी उस समय तक नहीं जानकारी मिल पाई हो, ये भी हो सकता है। सर 12-13 वर्षों तक, चूँकि अब जब आप पहली दफ़ा स्टोरी लिख रहे थे और आज जब आप किताब लिख रहे हैं, तो एक बड़ा अनुभव। नहीं, देखिए, अब उस जमाने के पत्रकार, 78 से 90-93 के पत्रकार, ये बात की ना, पत्रकार को मैं दोषी नहीं
करार दे सकता हूँ, मेरे पास कोई आधार नहीं है और नैतिक बल भी नहीं है कि उनको सूचना मिली होगी वो लोग मैनेज हो जाते होंगे। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और कह भी नहीं सकता। या तो हो सकता है कि सूचना आती ही नहीं होगी, या हो सकता है कि सूचना आती भी होंगी। देखिए 3 लेवल होता है, एक तो पत्रकार को सूचना मिली, पत्रकार को सूचना मिली, उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिला, या हो सकता है उनको डॉक्यूमेंट मिला किसी कारण से छप भी नहीं पाए। आप भी इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, किन कारणों से कई बार डॉक्यूमेंट मिलने के बाद ही खबरें नहीं छपती, उसके कई कारण होते हैं। तो उस पर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूचनाएं आती रही और बात होती रही और तब तो ये नतीजा हुआ। आप पशुपालन घोटाला के मामलों में जब अब जानते हैं कि जांच एजेंसी जो होती है, केंद्रीय जांच एजेंसी, राज्य जांच एजेंसी, जब उनको बहुत सूचनाएं नहीं मिलती है तो पत्रकार से लोग रिपोर्ट लेते हैं, अखबार का कटिंग मांगते हैं, नहीं होता है तो पत्रकारों के पास जो इनपुट होता है जो वो लिख नहीं सकते हैं वो उनको देते हैं। तो ये सब चल रहा होगा, लेकिन नहीं मिला होगा, मैनेज हो गया है, उसको पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है और उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अब हकीकत राम जाने, रघुनाथ जी बताएं हकीकत क्या है। हकीकत तो अब जैसा कि सर ने कहा कि राम जाने, तो किताब आप पढ़िए और उसके बाद आप तय कीजिए काफ़ी तरीके से। और मतलब बातचीत में हो सकता है कि जब बातचीत हो रही है वेग में कई तरीके की बातचीत ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन किताब में आपको एकदम ठोस तरीके से चीज़ें लिखी गई है। यहाँ अगर किसी अधिकारी के बारे में लिखा गया है तो बाकायदा उसका एविडेंस भी दर्ज है, कब, किस दशक में, किस साल में, कब कौन सी चीज़ें हुई। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है सारी चीज़ें जो अब तक चारा घोटाला से संबंधित जो है आपको दूसरे किताबों में नहीं मिलेंगी। तो एक पत्रकार के तौर पे सर ने दर्ज करने की कोशिश की है, आप ज़रूर पढ़िए। और सर आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? जो बातें आपने कही है, लोकार्पण के दौरान राम बहादुर राय जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस पुस्तक को मैंने पूरा पढ़ा है, पशुपालन घोटाले के बारे में मैं या और लोग जो जानते थे, अब लगता है कि वो अधूरी जानकारी थी। इस पुस्तक के माध्यम से कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत सी विस्तृत जानकारी है। और अब लगता है कि पशुपालन विभाग का क्या हकीकत था, कैसे खेल होता था, डिपार्टमेंट में क्या होता था, कहीं क्या हुआ, उन सब बातों की जानकारी इस पुस्तक में है। ऐसा राम बहादुर राय जी ने अपने वक्तव्य में कहा था दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मतलब एक किताब पढ़ने से पहले तक मेरे ही दिमाग में यही था कि लालू यादव आए, उनके शासनकाल में जो है गाय भैंस सब स्कूटर से ढोया जा रहा था। ये तो जब किताब मैंने पढ़ा तो पता चला कि अरे ये तो बहुत पहले की बात है, लालू यादव के शासनकाल में तो खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ और वो घोटाले का राशि बढ़ा, इतना ही का अंतर है। पहले भी बजट से अधिक निकासी होती थी, फर्जीवाड़ा का एजी रिपोर्ट है जिसे फर्जीवाड़ा प्रमाणित होता है। लेकिन 90-95 के दौरान अधिकाय व्यय अधिक हो जाना, अधिकाय व्यय मतलब जितना बजट है उससे ज़्यादा राशि निकासी, फर्जी निकासी का मामला का डाटा ज़्यादा दिख रहा है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in